सोनू। जी पापा। चल भाई, बहुत तेज धूप हो रही है, अब घर चलते हैं। अब नहीं हो रहा। मैंने आपसे कहा था कि आप रहने दो पापा, मैं कर लूंगा अकेले। हाँ हाँ, कहा तो था, पर तुझे अकेला कैसे करने दूं? इतना बड़ा खेत है, तैयार करने में समय तो लगेगा ना। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ पापा, आप घर जाओ, मैं करता हूँ। नहीं, तू भी साथ चल, रोटी वोटी खा लेते हैं, फिर शाम को आएंगे। पर पापा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। आप चलो ना, मैं आता हूँ। अरे जिद मत कर, चल मेरे साथ, आज की छुट्टी मान ले। अरे पापा, किसान की छुट्टी कभी नहीं होती। अरे मैंने कह दिया ना, तो हो गई आज छुट्टी, अब चल मेरे साथ। ये कहानी इन्हीं के छोटे से परिवार की है। किशन अपनी पत्नी गंगा, बेटे सोनू और बेटी मोना के साथ एक गांव में रहता था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, तो सभी के घर काफी दूर दूर बने हुए थे। खुद किशन का छोटा सा घर भी उसके बड़े से खेत के बीचों बीच बना हुआ था। फिर घर पहुंचकर, आ गए दोनों, चलो आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वैसे खेत का काम पूरा हो गया? कहाँ माँ, पापा कहने लगे कि आज छुट्टी है, तो मुझे भी अपने साथ छुट्टी मनाने ले आए। छुट्टी? मतलब? अरे गंगा, बाहर निकल कर देखो, कितनी तेज धूप है। में से कोई बीमार पड़ गया तो और मुसीबत। अच्छा, मोना कहाँ गई? वो कुएं से पानी लेने गई है। पिताजी कितनी बार कहा है आपसे, एक नल लगवा लो ना। पहले माँ और अब बेचारी मोना कितनी दूर से पानी भरकर लाती है हमारे लिए। तो क्या हो गया बेटा, तुम दोनों भी तो कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए। हाँ माँ, पर नल तो होना ही चाहिए ना। ठीक कह रहा है तू। अच्छा चल, इस बार की फसल बिक जाने दे, अब की बार सबसे पहले नल खुदवाऊंगा। किशन से वादा लेकर सोनू के चेहरे पर संतोष था और वो खाना खाने लगा। तभी खाना खाते हुए, अच्छा मैं क्या कह रही थी सोनू के बापू? हाँ बोलो ना गंगा। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं? हाँ हाँ करेंगे ना, वो बढ़िया से करेंगे। रहने दो पिताजी, इतनी परेशानियां क्या कम है जो एक और मोल ले लूं। पत्नी परेशानी नहीं होती पगले, वो तो परेशानी से बाहर निकलने का जरिया होती है। देखना, बहू आ जाएगी तो किस्मत खुल जाएगी हमारी। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। कह तो ऐसे रही हो माँ, जैसे वो आएगी तो आसमान से पैसा बरसने लगेगा। पहले कुछ पैसे वैसे इकट्ठा कर लें, फिर सोचेंगे इसके बारे में। ऐसे ही कई महीने बीत गए। किशन की फसल पककर तैयार थी। इस बार किशन की अच्छी फसल हुई थी। फसल से किशन को अच्छे पैसे भी मिले थे, तो वादे के मुताबिक किशन ने सबसे पहले घर में एक हैंडपंप खुदवाया और फिर उसी शाम। हाय, कितना मीठा पानी आ रहा है। सोनू के बापू, ये काम आपने अच्छा कर दिया। अब सुनो, इससे पहले कि कोई और बड़ा खर्चा आए, सोनू का ब्याह भी कर दो और उसके लिए कमरा भी बनवा दो। ना माँ, अभी तो। चुप कर, तूने कहा था ना कि पहले नल फिर बहू। ले, अब लग गया नल, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। माँ की बात सुनकर सोनू चुप हो गया। फिर उस दिन से ही गंगा और किशन ने सोनू के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ माँ, बात बनी? हाँ बन गई भाई, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। राधिका नाम है उसका, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। पर क्या माँ? उसके बाबा की तबीयत सही नहीं रहती, माँ है नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखने में भी बड़ी प्यारी है। हाँ, और मुझे तो बहुत समझदार भी लगी। हम तो हाँ कर आए हैं, अब तो शादी की तैयारी करो भाई। कुछ दिनों के बाद सोनू की शादी राधिका से हो गई। राधिका ने ससुराल आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। इस छोटे से परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन, माँ जी, अपना गांव तो बहुत छोटा है, यहाँ तो कुछ ही घर दिखते हैं। हाँ बेटा, शुरू से ऐसा ही है ये गांव। राम राम सबसे है, लेकिन किसी से कोई ज्यादा मतलब रखता नहीं है। सब अपनी अपनी खेती करते हैं और खुश रहते हैं। माँ जी, हाईवे कहाँ को जाता है? दिल्ली की तरफ जाता है बिटिया। आप कभी गई हो दिल्ली? हाँ, एक बार तेरे बापू ले गए थे मेरे इलाज के लिए। बहुत चौड़ी सड़क है भाई, बस वाले ने सर्र भगा दी बस। इसका मतलब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गंगा समझ नहीं पा रही थी कि राधिका के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी। ऐसे वक्त बीतता गया। फिर एक दिन किशन और सोनू सिर पकड़े बैठे थे, तभी राधिका चाय लेकर आई। क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या? हाँ बेटी, इस बार बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। अब की बार बारिश बहुत कम हुई है, सारी फसल सूखने लगी है। बेचारा सोनू नल से बाल्टी भर भर कर फसल सींच रहा है, ताकि हमारे परिवार के लायक तो कम से कम अनाज निकल ही आए। पर पिछले साल तो खूब बारिश हुई थी। हाँ राधिका, तब इतनी बारिश हुई थी कि आधी फसल गल गई थी।
खेती किसानी की यही समस्या है, बारिश कम हो तो दिक्कत और ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। भगवान जाने क्या होगा आगे। मोना की शादी भी तो करनी है और जब पैसे ही नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा सब। भरोसा रखो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। अपने परिवार को परेशान देख राधिका भी दुखी हो गई। वो अब अपने परिवार की मदद करने के बारे में सोचने लगी और फिर, पापा एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलना, क्या बात है? मोना की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए आपको? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रही है बेटी? बताइए ना पहले। कम से कम 5 लाख तो होने ही चाहिए। 3 के आसपास तो जमा है बैंक में, लेकिन 2 लाख का इंतजाम कैसे होगा पता नहीं। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ बोलो ना राधिका। देखिए, आजकल ना ये शहर वालों को फार्म हाउस वेडिंग और फार्म हाउस पार्टी का बड़ा चस्का है। हमारा खेत हाईवे से लगा हुआ है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो बस हमें हाईवे से खेत तक का रास्ता ठीक करना है, लकड़ी से खेत की बाउंड्री करनी है और कुछ चारपाइयां और सजावट का काम करना है और एक अच्छा सा नाम सोचकर एक बोर्ड लगाना है। बेटा मुझे तेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, इस सबके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो 3 लाख रुपए हमारे काम आएंगे और अगर धंधा चल निकला तो मोना की शादी हम धूमधाम से करेंगे। मुझे भी ये आइडिया बढ़िया लग रहा है। अगले ही दिन से पूरा परिवार राधिका के कहने पर काम में जुट गया। हाईवे से लेकर खेत तक बढ़िया टाइलें लगा दी गई, लकड़ियों से खेत की 4 दीवारी कर दी गई और फिर खेत अच्छे से साफ कर उसमें घास उगाकर जगह जगह सुंदर चारपाइयां लगा दी गई। फिर खेत के बीचों बीच एक सुंदर और बड़ी सी खुली झोपड़ी बनाई गई। पूरे परिवार ने जमकर मेहनत की। फिर अगले ही दिन, हेलो, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये रिजॉर्ट पहली बार देखा, क्या परसों शाम के लिए स्पेस अवेलेबल है? हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्या फंक्शन है? मेरे बेटे का बर्थडे है, केटरिंग मैं खुद देख लूंगा, बस मुझे ये जगह अच्छी लगी। मेरा बजट 20,000 का है, बोलिए आपको चलेगा? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, ये लीजिए 10,000 रुपए एडवांस। राधिका का प्लान काम कर रहा था। 2 दिन बाद राहुल ने अपने बच्चे का बर्थडे खूब अच्छे से मनाया। राधिका और उसके परिवार ने पूरे खेत को गुब्बारों और रोशनी से सजाया था। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को गंगा के रिजॉर्ट के बारे में पता चलता गया और लोग आते गए। अब तो राधिका और उसके परिवार को काम से फुर्सत नहीं थी। फिर ठीक 2 साल बाद, भैया खाना जल्दी लगाओ, बारात आने वाली है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। ओहो, मोना तैयार हुई कि नहीं? मोना मोना आ जाओ भाई। देख रही है राधिका अपनी ननद को? हाँ माँ, परी से कम नहीं लग रही है। सब आपकी वजह से है भाभी, मेरी नहीं हमारी वजह से। और सुनो, अपने पहले बच्चे के पहले बर्थडे के लिए अभी से बुकिंग कर लो इस रिजॉर्ट की, क्या पता तब ये स्पेस खाली हो या ना हो। माँ, नाश्ते में क्या बनाया है? आलू के पराठे बनाए हैं आज। अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आ जाएगा फिर तो। तुझे पसंद है ना आलू के पराठे? मामा, ठंडी के मौसम में सुबह सुबह आप जब भी पराठे बनाती हो ना तो बहुत ही मजा आता है। तो बता तुझे कौन कौन से पराठे पसंद है? आलू के, गोभी के, और एक बार वो जो आपने सफेद वाले बनाए थे ना। हैं सफेद वाले कौन से छोटे? अच्छा, पनीर वाले। ये कहानी इन्हीं दोनों भाइयों की है। हरीश और उसका छोटा भाई सतीश अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिता बड़े किसान थे, उनके पास काफी जमीन थी, लेकिन एक दिन यही जमीन उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बन गई। अरे ये तो बता दे कि पराठा कैसा बना है हरीश, बस खाए ही जा रहा है। हाँ अच्छा बना है। क्या बात है बेटा, देख रही हूँ तेरा मन कहीं और है। क्या सोच रहा है? इतना गुस्सा गुस्सा सा क्यों है? देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, सड़क किनारे वाला खेत तो मैं ही लूंगा। भैया ने ये कैसे मान लिया कि वो खेत उनका है? अरे पर उसके बदले मैं तुझे वो बड़ा वाला खेत तो दे रही हूँ ना। रहने दो माँ, अगर छोटे को वो सड़क वाला खेत ही चाहिए तो दे दो उसे ही। और तू क्या लेगा फिर? मुझे जमीन और संपत्ति का कोई लालच नहीं है माँ। लालच जैसी कोई बात नहीं है भैया, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। माना कि पिताजी के जाने के बाद आपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही सारी संपत्ति के मालिक हैं। ये क्या बात है सतीश, कम से कम पराठे तो चैन से खा ले, फिर करते रहना बंटवारे की बात। वैसे भी अभी मैं जिंदा हूँ, जब मर जाऊं तो इस घर के बीच में दीवार खड़ी कर लेना, समझे? माँ। सतीश की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन एक बार में ही गुजर गया। उसे वो सड़क किनारे वाला खेत तो मिल गया था, लेकिन वो अपने बड़े भाई का प्यार खो बैठा था। तभी अपनी छत पर हरीश टहलने के लिए आया। वो सर्दी की सुबह थी,
हरीश ने सतीश को देखा, 2 सेकंड नजरें मिलाई और फिर दूसरी तरफ मुंह करके टहलने लगा। सतीश भी हरीश को देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हरीश के घर के नीचे से उसकी बहू हर्षिता ने उसे आवाज लगाई, पापा जी जल्दी नीचे आ जाओ, पराठे बन गए, ठंडे हो जाएंगे। हर्षिता की बात सुनकर हरीश सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने एक नजर फिर सतीश को देखा जो नजरें झुकाए बैठा था, पर हरीश ने उससे कुछ नहीं कहा और फिर वो नीचे आ गया। कहाँ चले गए थे आप पापा जी? देखिए ना पराठे ठंडे हो रहे हैं। कहीं नहीं बेटा, वो ऐसे ही छत पर जरा टहलने गया था। कितनी ठंड है और आप ऊपर ठंड में टहलने चले जाते हो, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ बैठिए, मैं पराठे लेकर आती हूँ, साथ में दही लेकर आऊं? नहीं, पराठे के साथ सिर्फ चाय दे दो। सिर्फ चाय क्यों? पता है, जब मेरी माँ पराठे बनाती थी ना, तो हम दोनों भाई, मेरा मतलब हम सब चाय के साथ ही पराठे खाते थे। फिर शाम को जब हर्षिता अपने पति हिमांशु के साथ बैठी थी, सुनिए आज मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हो? यही कि पापा जी और चाचा जी आपस में कभी बात क्यों नहीं करते? हम उनके घर क्यों नहीं जाते और वो हमारे घर क्यों नहीं आते? आप हमेशा टाल देते हो, पर आज मुझे सब जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों भाइयों के बीच। अच्छा बाबा, धीरे बोलो, सब बताता हूँ। उस दिन हिमांशु ने हर्षिता को सारी बात बता दी। सारी कहानी जानने के बाद हर्षिता दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि कैसे दोनों परिवारों को एक किया जाए। सुनो, आपसे जरा एक काम है। हाँ, क्या हुआ बताओ। मुझे ना वो दादी वाला चूल्हा चाहिए। हंस क्यों रहे हो? आजकल की बहुएं भी ना, उन्हें चूल्हा दो तो कहती हैं कि गैस चाहिए, और अगर गैस दो तो कहती हैं कि चूल्हा चाहिए। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना करो जितना कहा मैंने। अच्छा बाबा, ठीक है। पता नहीं स्टोर में कहाँ किस कोने में पड़ा होगा। हाँ तो जिस भी कोने में पड़ा हो हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। अरे पर तुम्हें करना क्या है दादी के चूल्हे का? क्या आप नहीं चाहते कि चाचा जी हमारे साथ आ जाएं, दोनों परिवार एक हो जाएं? धीरे बोलो हर्षिता, पापा जी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। देखो मैं चाहता तो हूँ, पर हम उस घर में ना तो जा सकते हैं और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। हाँ तो आप चिंता मत करो ना तो हम उस घर में जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। आप तो बस देखते जाओ, चाचा जी खुद ही चले आएंगे। इम्पॉसिबल। हिमांशु की बात सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी और फिर अगली सुबह उसने अपनी दादी सास की वही साड़ी और स्वेटर पहना जो वो अक्सर पहना करती थी। उसके बाद उसने छत पर चूल्हा जलाया और गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। तभी बगल की छत में सतीश टहलने आया। गजब की सर्दी पड़ रही थी तो उसके हाथ में एक चाय का कप भी था। फिर उसकी नजर जैसे ही हर्षिता पर पड़ी, उसके हाथ से वो चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। उसे हर्षिता में अपनी माँ नजर आ रही थी। जैसे ही हर्षिता ने देखा कि उसके चाचा ससुर उसे ही देख रहे हैं, तभी उसने जोर से आवाज लगाई, सभी लोग आ जाओ भाई, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, चाय के साथ बढ़िया पराठे खा लो। देखो तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, जो पहले आएगा वो पहले खाएगा। हर्षिता की बात सुनकर नीचे खड़ा हरीश भी हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर्षिता कैसी बातें कर रही है, पर हिमांशु पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। हिमांशु ने अपने पापा को छत पर चलने के लिए कहा। उधर दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी सतीश के कदम अपने आप ही हर्षिता और उसके चूल्हे की तरफ चल पड़े। एक पराठा मिलेगा बेटी? हाँ छोटे पापा, जरूर। पनीर का पराठा बनाया है, आपको पसंद है ना? इतना सुनते ही सतीश ने झट से पराठे का निवाला खाया और फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देखकर पीछे खड़ा हरीश हैरान था। वो तुरंत सतीश के पास आया और रोते हुए बोला, कैसा लगा छोटे, पनीर का पराठा? अगले ही पल हरीश किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के गले लग गया। आ गए आप? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा? तो फिर अभी से कंबल में? अरे बाबा, सारा काम निपटा लिया है, अब ठंड लग रही है बहुत। अच्छा ठीक है, पर एक कप चाय तो पिला दो यार। सॉरी यार, अब तो मैं कंबल में बैठ गई हूँ। आप प्लीज अपने लिए चाय बना लो, चाहे तो मैं कल आपके लिए 2 कप बना दूंगी पक्का। तुम भी ना कमाल ही हो। प्लीज बना लो ना, मेरा कंबल से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सच में। हाँ ठीक है, मैं बना लूंगा। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो ना। अगर बना ही रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज। ये कहानी है समीर और नीलम की। समीर एक कारपेंटर था और उसकी शादी नीलम से हुई थी। नीलम बहुत गरीब घर से थी। उसके पिता मुरारी एक छोटे किसान थे। मुरारी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना घर बना सके, इसीलिए उन्होंने अपने खेत में ही किसी तरह उधार लेकर एक कमरा बना लिया था। नीलम के 2 भाई बहन और थे।
कुल 5 लोगों का परिवार एक ही कमरे में रहता था। नीलम का बचपन भी उसी कमरे में बीता था। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? अरे कुछ नहीं। बोलो ना, कुछ तो बात है, वरना तुम इतनी शांत कहाँ रहती हो? कुछ ना, वो बस अम्मा बाबूजी की याद आ रही थी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम घर हो आओ। अरे नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही। देखो मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा मन है तो मिलाओ ना सबसे। नहीं नहीं, अभी नहीं, गर्मियों में चलेंगे हम। समीर समझ गया था कि नीलम को अपने माता पिता की याद आ रही थी और वो ये भी समझ गया था कि वो अभी अपने घर जाने के लिए क्यों मना कर रही थी। दरअसल गर्मियों में तो उसके माता पिता बाहर सो जाते थे और नीलम और समीर को अंदर सुला देते थे, लेकिन सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाती थी। ऐसे में अगर समीर और नीलम भी वहाँ चले जाते तो वो लोग कहाँ सोते, और यही सोचकर नीलम ने समीर को ठंड में वहाँ जाने से मना कर दिया। पर समीर के मन में तो कुछ और ही उपाय चल रहा था। अगले दिन, अरे आपने उठाया क्यों नहीं? ओहो 10 बज गए, अब घर का काम कौन करेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, बस छूट जाएगी। बस छूट जाएगी? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे मायके और मेरे ससुराल, चलो अब जल्दी करो। परवर कुछ नहीं, मुझे भी उनसे मिलने का मन कर रहा है, हम जा रहे हैं बस। वो तो ठीक है, पर हम सोएंगे कहाँ, यही सोच रही हो ना तुम? समीर के इतना कहते ही नीलम की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि समीर उसकी दुविधा समझ गया था। तभी समीर ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं दामाद बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद दोनों बस में बैठकर नीलम के गांव के लिए चल दिए। नीलम ने अपना बैग संभाला हुआ था और समीर ने अपना। समीर के बैग को देखकर नीलम बोली, इसमें क्या ले जा रहे हो जी, बड़ा भारी लग रहा है। इसमें ना गंदे कपड़े हैं, 2-3 हफ्तों के, अपनी साली से धुलवाऊंगा जाकर। इस बात पर दोनों जोर से हंसे और फिर कुछ घंटों के बाद वो दोनों नीलम के गांव पहुंच गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद दोनों नीलम के पापा मुरारी के खेत पहुंचे, जहां बस एक ही कमरा था और नीलम की माँ रामकली बाहर खाना बना रही। नीलम और समीर को देखते ही मुरारी और रामकली बहुत खुश हुए। अरे तुम दोनों ने तो खबर भी नहीं दी, ऐसे अचानक। अचानक नहीं आते मम्मी जी, तो आपके चेहरे पर ये मुस्कान कैसे देखते? रामकली ने उन दोनों को अंदर बिठाया और खुद उन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई। मुरारी उन दोनों से बातें कर रहा था और उधर समीर पूरे कमरे को बड़े गौर से देख रहा था। उस एक कमरे में ही सारा सामान रखा था, राशन से लेकर रजाई तक। समीर समझ गया था कि मुरारी और रामकली बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। बातें करते करते रात हो गई। तब तक नीलम के छोटे भाई बहन भी खेल कर आ गए। सबने साथ में खाना खाया और फिर जब सोने की बारी आई तो रामकली ने वही कमरे के पूरे फर्श पर चादर और दरी बिछा दी। अब उस कमरे में 6 लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बुरी तरह से फंसे हुए थे। ये देखकर नीलम बहुत शर्मिंदा हो रही थी। सब लोग जैसे तैसे लेट तो गए, पर रात में जैसे जैसे ठंड बढ़ी तो सब अपनी अपनी तरफ रजाई खींचने लगे। कभी मुरारी की रजाई छीन ले जाती तो कभी दूसरे कोने में समीर बिना रजाई के ठंड में कपकपाने लगता। बड़ी मुश्किल से रात कटी। फिर अगली सुबह जब सब लोग उठे तो देखा कि समीर वहाँ नहीं था। सब परेशान होने लगे। तभी उन्होंने देखा कि समीर खेतों के बीच से चला आ रहा है और उसके कंधे पर 3-4 बांस है। ये क्या है जी? इसे बांस कहते हैं, बहुत मजबूत होता है ये। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर इन्हें क्यों ले आए हो? अभी सब पता चल जाएगा, तुम जल्दी से 1 कप चाय बना दो। हाँ ठीक है, चाय पियो और अपने घर चलो। मुझे पता है कि कल आपको ठीक से नींद नहीं आई होगी। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, और रही बात रात की तो मैं उसी का तो जुगाड़ कर रहा हूँ। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि समीर क्या करना चाहता था, पर तभी समीर ने अपना थैला खोला जिसमें उसके सारे औजार थे। उसने फौरन आरी निकाली और बांस को काटना शुरू कर दिया। फिर पूरे दिन काम में लगा रहा और शाम को उसने कमरे में एक डबल स्टोरी बेड बांस से बनाकर तैयार कर दिया। उसने ये आइडिया तो अपने घर में ही सोच लिया था और इसीलिए वो यहाँ आया भी था। उस रात रामकली और मुरारी नीचे जमीन पर सोए और बेड पर उसकी साली और नीलम सोए, जबकि सबसे ऊपर दूसरी मंजिल वाले बेड पर वो अपने साले के साथ सो गया। समीर की इस तरकीब से सब लोग बहुत अच्छे से सो पाए। और फिर अगले दिन, मान गए दामाद जी, आप तो बहुत ही बढ़िया बढ़े हो, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो आप जितने दिन रहना चाहो यहाँ रहो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मम्मी जी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं और नीलम अपने घर जाएंगे। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब डबल स्टोरी बेड में आप सभी लोग आराम से सो सकोगे। रामकली और मुरारी की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर नीलम की आंखों में अपने पति के लिए सम्मान और गर्व साफ दिख रहा था।